लेट 30s या फिर 40 की उम्र हो जाने के बाद बहुत लोगों को ये लगता है कि अभी मुझे एसआईपी करके कुछ फायदा होगा ही नहीं। खास करके वो जब भी अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करने जाते हैं तभी वो यही दिमाग में बिठा लेते हैं कि अभी मैं एसआईपी कर ही नहीं पाऊंगा, वो मुझे किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पाएगी। आज वही देखते हैं कि अगर 40 के बाद किसी को एसआईपी करनी है तो वो किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना सकता है, यहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं और उनके ऊपर सॉल्यूशन क्या है। और समझो ये वीडियो आप 30s में हो और तभी देख रहे हो, तब को आपके लिए ये एक बहुत ही फायदेमंद वीडियो हो जाने वाला है, क्योंकि आपको ये नॉलेज काफी पहले ही अभी उपलब्ध हो रहा है। 40 की उम्र हो जाने के बाद अगर कोई एसआईपी करना चाहे तो वो कौन से चैलेंजेस पहले फेस करता है वो देख लेते हैं, और फिर उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी समझ लेते हैं। समझो अगर कोई 40 के बाद अपनी एसआईपी शुरू करना चाहता है तो उसको पहला ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सताता है कि अभी मेरे पास जो टाइम बचा है वो काफ़ी कम है। तो इसीलिए टाइम होराइजन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो उनको सबसे पहले सताता है। अभी देखो, अगर हम देखना भी जाए तो अगर समझो किसी की 40-45 की उम्र है और वो रिटायरमेंट का लिए प्लानिंग कर रहा है, तो फिर उसके पास तकरीबन 15 से 20 साल का ही समय बचता है। यानी अगर वो 60 की एज में रिटायरमेंट लेना चाहता है तभी केवल 15 से 20 साल तक का ही समय उसके पास बचा है। ऐसे में देखो, टाइम को हम वापस तो नहीं लेके आ सकते, जैसे बोला भी गया है कि एक बार आपका पैसे का लॉस हुआ तो उसको रिकवर किया जा सकता है, लेकिन जो टाइम बीत गया उसको वापस नहीं लेके आ सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास बचा हुआ टाइम है वहाँ पे हम जो भी एसआईपी की अमाउंट करने वाले हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। देखो, अगर कोई 15,000 की एसआईपी अपने करियर के स्टार्ट में यानी 25 की उम्र में कर सकता है तो उसको समझो 40-45 तक आते आते एक मिड लेवल में अपने करियर में ग्रोथ मिल जाती है, और इसके वजह से उसका जो इनकम होता है वो एक मॉडरेट लेवल पे पहुंच जाता है। तो ऐसे समय में वो अपनी एसआईपी की अमाउंट जो 25 साल का बंदा कर रहा है उससे डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा करके इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो टाइम होराइजन का जो पॉइंट है उसको देखें तो हमारे लिए जो सॉल्यूशन है वो हमारी एसआईपी की अमाउंट है, वो जितना हमें पॉसिबल है उतना मैक्सिमम करके हम इन्वेस्टमेंट करें। और इसी के साथ ये सॉल्यूशन का एक दूसरा पार्ट ऐसे भी है कि बहुत सारे लोग अपना जो भी एसआईपी शुरू करने का समय होता है उसका आज नहीं हम कल करते हैं ऐसा बोल के टालते रहते हैं। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो अगर अभी तक हमने हमारे रिटायरमेंट के लिए एसआईपी की शुरुआत नहीं की है तो उसको इमीडिएटली शुरू करें। जितना जल्दी हम हमारे लिए एसआईपी की शुरुआत करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तो ये जो टाइम होराइजन का प्रॉब्लम है उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है वो हमने देख लिया। अभी दूसरा प्रॉब्लम जो बहुत लोग फेस करते हैं वो है क्योंकि वो इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते ही नहीं है, वो महंगाई को इग्नोर कर देते हैं। देखो, अगर हम अभी भी सोचें तो जो आपकी लाइफस्टाइल है जो अभी समझो आपकी 1.5 लाख में पूरी हो पा रही है और आप वही 1.5 लाख के अनुसार रिटायरमेंट के बाद यानी 15 से 20 साल बाद भी प्लान कर रहे हो, तो फिर उतना ही पैसा आपको वो समय में सफिशिएंट नहीं होगा। और उसका रीज़न ये है कि महंगाई हर साल बढ़ती रहती है। यानी जो आप अभी 1.5 लाख की लाइफस्टाइल जी रहे हो वही आपको 15 या 20 साल बाद एक्सपीरियंस करनी है, तो आपको तकरीबन 3 लाख तक का तो खुद के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसको अकाउंट में लेते हुए, इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते हुए हमें ये करना होगा। अभी इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? देखो, एसआईपी तो हमें करनी ही है, लेकिन हर साल हमें इसी एसआईपी को स्टेप अप भी करना है। यानी देखो, हमारी जैसे इनकम में बढ़ोतरी होती रहती है वैसे ही हम हमारी एसआईपी के अमाउंट में भी बढ़ोतरी करें। हर साल अगर हम हमारी एसआईपी की अमाउंट को इंक्रीमेंट करते हैं यानी उसी को स्टेप अप करते हैं तो वो हमारे लिए जो रिजल्टेंट कॉर्पस बना के देता है वो सफिशिएंटली लार्ज कॉर्पस जनरेट कर देता है।
साथ ही में जब भी हम 15 या 20 साल के लिए हमारे लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें मार्केट हमेशा बढ़ते ही रहेगा ऐसा नहीं है। वो समझो जब भी 5% 3% भी डाउन होता है और उस वक्त हमारे पास कुछ रिजर्व मनी है, तो उसको हम यही एसआईपी में ऐड कर सकते हैं, जिसी को हम बाइंग ऑन डिप भी बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेना है, ये चैलेंज को फेस करना है, तो हमें हमारी एसआईपी को स्टेप अप करना है। साथ ही में बाय ऑन डीप का कंसेप्ट भी यूज करना है। बाय ऑन डीप किस तरीके से हमारे लिए कारगर होगा, वो जानने के लिए रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो को आप एक बार जरूर देख ले, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण चैलेंज सामने आता है वो है मार्केट वोलेटिलिटी का। समझो हम 15 या 20 साल के लिए अपनी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट कर दे, प्रॉपर रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर दे, या फिर किसी और भी गोल के लिए 15 या 20 साल के लिए हम प्लान कर दे, और जैसे ही हमारा गोल कंप्लीट होने को आए उसी वक्त समझो मार्केट में हमें डाउनफॉल दिखाई दे। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 12 से 15% का एवरेज रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अभी हमें अचानक से 6 या 7% दिखने लगे, तो फिर हम एक अजीब ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जो हमने 15-20 साल के लिए हमारी एसआईपी से इन्वेस्टमेंट की है, उससे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न थे वो हमें कम देखने मिल सकते हैं। फिर ऐसे सिचुएशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो जैसे ही हम हमारा गोल नज़दीक आता रहेगा, जैसे हमने डिसाइड किया हुआ टाइम होराइजन कंप्लीट होने को आएगा, उससे 2 साल में थोड़ी ये अमाउंट जो भी कॉर्पस जमा हुआ है उसके रिलेटेड जो रिस्क है उसे हमें कम करना चाहिए। और वो कैसे पॉसिबल होगा? हम जो भी हमारी एसआईपी का कॉर्पस अभी बना हुआ है उसको धीरे धीरे डेट फंड में पार्क कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसके रिलेटेड रिस्क जो है वो कम होती जाएगी। और इस तरीके से जो मार्केट की वोलेटिलिटी के वजह से समझो अचानक से हमारा गोल कंप्लीट होते समय ही मार्केट डाउन हो जाए, तो फिर वो हमारे ओवरऑल कॉर्पस को काफ़ी कम इम्पैक्ट कर सकता है। ये 3 चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशन देखने के बाद और एक सवाल ये रह जाता है कि हमारी एसआईपी की जो अमाउंट हो वो 15,000 की सफिशिएंट है क्या? तो यहाँ पे हमें एक ध्यान देना है कि हमारी एसआईपी की जो अमाउंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम हमारा पोर्टफोलियो कैसा बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम 40-45 के उम्र में है, तभी हमारी जो रिस्क कैपेबिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, और इसी वजह से हमारा पोर्टफोलियो भी उसी तरीके से होना चाहिए। एक बार ऐसे वक्त के लिए हमारा पोर्टफोलियो किस तरीके से हो सकता है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी एसआईपी के अमाउंट जो भी हो, आपका 30% अलोकेशन फ्लेक्सी कैप फंड में होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा करके लार्ज कैप कंपनीज की तरफ झुका हुआ होता है। इसके वजह से हमें लार्ज कैप फंड की जो स्टेबिलिटी है वो हमारे पोर्टफोलियो में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट देती रहती है। उसके बाद जो दूसरा 30% का हमारा ऑप्शन है, उसका अलोकेशन हम मिड कैप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड का अगर हम पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो फ्लेक्सी कैप से ज़्यादा रिस्की हो जाता है, और हम और भी ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो केवल मिड कैप में अपना पूरा अलोकेशन न करते हुए हम 20% मिड कैप में और उसी का 10% किसी स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो अभी तक जैसे हमने देखा, फ्लेक्सी कैप फंड हमारे लिए लार्ज कैप का सपोर्ट जनरेट करता है। उसी के साथ जो दूसरा मिड कैप या फिर मिड कैप प्लस स्मॉल कैप का जो ऑप्शन है वो हमारे लिए एक मॉडरेट रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए सपोर्ट देता है। और फिर जो बचा हुआ 40% है वो हम मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम हाइब्रिड फंड जिसे बोलते हैं उसको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ भी जा सकते हैं। मल्टी एसेट फंड या हाइब्रिड फंड, यहाँ पे मल्टीपल एसेट्स होते हैं जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, यानी आपका इक्विटी में भी एक्सपोजर होगा, डेट में भी एक्सपोजर होगा, और फिर कुछ हद तक कमोडिटीज में भी एक्सपोजर होगा। फिर वो गोल्ड हो सकते हैं, सिल्वर हो सकते हैं, और जिसके वजह से मल्टीपल एसेट में होने की वजह से यहाँ पे हमारे लिए अच्छी खासी डाइवर्सिटी बनी रहती है। यानी केवल ये 3 या 4 फंड में ही हम हमारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो
फिर हमारे रिटायरमेंट के लिए या फिर 15 से 20 साल के लिए जो भी गोल है, उसके लिए हम एक अच्छा खासा फंड का पोर्टफोलियो ज़रूर बना सकते हैं। अभी ये कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड कौन से हो, इसके लिए भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसके रिलेटेड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप वो ज़रूर देख लेना। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से भले हमारी उम्र 40 या उससे ज़्यादा हो, उसके बावजूद भी अगर हम 15 या 20 साल के गोल के लिए प्लान कर रहे हैं, फिर वो हमारा रिटायरमेंट का प्लानिंग भी क्यों ना हो, उसके लिए एसआईपी एक कारगर तरीका ज़रूर हो सकता है। यहाँ पे हमारे एसआईपी के अमाउंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा पोर्टफोलियो किस तरीके का है और ये पोर्टफोलियो किस तरीके का हो सकता है, वहाँ पे कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं और उसके ऊपर सॉल्यूशन कौन सा है, वो भी हमने डिस्कस किया। तो ये सब इंफॉर्मेशन के साथ उम्मीद है आप खुद के लिए, अब अगर आपने अभी तक पोर्टफोलियो नहीं बनाया है तो ज़रूर बना पाओगे या फिर उसमें चेंजेस करके उसको प्रॉपरली डिज़ाइन भी ज़रूर कर पाओगे। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटेड, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड या फिर फाइनेंस कंसेप्ट रिलेटेड या फिर फाइनेंस अपडेट के न्यूज़, उनके रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगेंगे। तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।